नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं या जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं अपने चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से, वो है ई श्रम कार्ड के बारे में। आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा ई श्रम कार्ड के बारे में, और बहुत सारी अफवाहें भी हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इसके बारे में, और इसलिए मैंने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए ताकि जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के मन में या जो कुछ र्यूमर्स हैं या इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें बेनिफिट नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्कीम या कोई प्लान अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है और गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है वो अच्छा ही होता है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये बात सही है। तो इसलिए आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा कुछ बेसिक जानकारी लेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में, ताकि आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहे और आप लोग अगर इसके बारे में कुछ र्यूमर्स हैं, आपके मन में कोई डाउट है, तो वो सब क्लियर हो जाए। तो देखिए, एक्चुअली क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन और ई श्रम कार्ड बनवाना, तो गवर्नमेंट का इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 3-4 यहाँ पे मेजर पॉइंट्स है जो आप देख रहे होंगे। पहला बात तो क्या है, ये जो कार्ड बनेगा आपका ई श्रम कार्ड, ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, उसी तरीके से ई श्रम कार्ड भी पूरे इंडिया में वैलिड होगा। ठीक है, और ये मेनली किन लोगों के लिए बनना है, तो देखिए, ई श्रम कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली उन लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उससे अपनी अर्निंग कर रहे हैं, या फिर जो लेबरर्स हैं, मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, इस तरह के लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो नॉर्मली आप देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन लोग आते हैं। पहला तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या फिर जो सरकारी उपक्रम में काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट पीएसयूज़ में काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में, वो सारे ही लोग संगठित क्षेत्र में आते हैं, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। उसके साथ साथ अगर ऐसी कोई भी कंपनी है या ऐसा कोई भी बिजनेस है जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर हैं, तो उनको भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसेस और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के हैं उनको फॉलो करना है, और वो लोग भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही गिने जाते हैं, संगठित क्षेत्र में ही गिने जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जितने भी लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके या कुछ सर्विस प्रोवाइड करके या फिर मैं छोटा मोटा बिजनेस चला के काम कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, वो सब लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है, और देखिए, एज ए स्टूडेंट भी अगर आप कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, एक आप सिंपल अगर ट्यूशन पढ़ा के भी अर्निंग कर रहे हैं, तब भी आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हिस्सा हैं, आप अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयड वो लोग हैं जो बिल्कुल भी, जिनकी कोई किसी भी तरह की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, आमदनी का कोई भी जरिया नहीं है, उन्हीं को अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए अगर कोई स्टूडेंट ये सोचेगा कि मुझे इससे क्या फ़ायदा है, ई श्रम कार्ड से मुझे क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पार्ट टाइम में अपनी तैयारी के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ सेल्फ डिपेंडेंट काम करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अर्निंग करते हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पेरेंट्स या उनके फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे लोग होंगे इस तरह का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारे कंट्री में
अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। ज़्यादातर लोग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली मेम्बर्स में, पेरेंट्स में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उनके मन में ये डाउट होगा कि ई श्रम कार्ड का जो अभी एक जुनून है लोगों में बनवाने का, तो आखिर ये क्या चीज़ है, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, या मुझे भविष्य में कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा इससे, क्या ये मेरे लिए सच में फ़ायदेमंद है। तो देखिए, गवर्नमेंट ये स्कीम ई श्रम कार्ड क्रिएट करने का पर्पज़ ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई एक फिक्स डेटाबेस नहीं था ऐसे लोगों का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का तो डेटाबेस है उनके पास, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसेस के थ्रू, प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू उनको वो डेटाबेस कहाँ से मिल जाता है, तो या तो उनको ईपीएफओ से मिल जाता है जो पीएफ ऑफिस है, या फिर ईएसआईसी से मिल जाता है जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉयज़ का, वहाँ से मिल जाता है, या अभी जो एनपीएस है 2004 के बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट कंपनीज़ में भी लोगों को एनपीएस अकाउंट खुलता है तो वहाँ से उनको डेटा मिल जाता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा उनके पास है, ठीक है। जो लोग बीपीएल में हैं उनको भी बहुत हद तक जनधन खाता खुलने के बाद डीबीटी स्कीम के थ्रू जो उनके पैसे आते हैं उनके अकाउंट में, या कोई भी बेनिफिट आता है उनके अकाउंट में, तो उनका भी डेटाबेस है गवर्नमेंट के पास एक अप्रॉक्सीमेट। लेकिन बहुत सारे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, तो उसका एक फिक्स डेटाबेस नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो अगर गवर्नमेंट को किसी पैंडेमिक के टाइम में, एपिडेमिक के टाइम में, महामारी के टाइम में, जैसे कि कोरोना वायरस का समय था फर्स्ट फेज़ में, अगर गवर्नमेंट चाहे भी कि हम कुछ बेनिफिट्स दें लोगों को, कुछ सपोर्ट दें, तो आखिर वो डेटाबेस ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे। आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस का फर्स्ट फेज़ आया था तो जो अपोजिशन पार्टीज़ थी या बहुत सारे लोग थे, वो उनका ये डिमांड था कि भाई जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, श्रमिक हैं, मज़दूर हैं, उन लोगों को सपोर्ट दीजिए, कुछ उनको गुजारा भत्ता दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट उस समय मजबूर थी क्योंकि उनके पास कोई डेटाबेस ही नहीं था, ठीक है। और उस केस में लीकेज होने का मतलब वेस्टेज होने का, मॉनेटरी वेस्टेज होने का बहुत संभावना रहता है, ठीक है। तो आपने देखा कि डीबीटी जब आया, आधार, मोबाइल और अकाउंट नंबर, ये तीनों का जब अपडेशन हुआ, एक दूसरे के साथ मैचिंग हुआ, तो बहुत सारा मॉनेटरी बेनिफिट हुआ गवर्नमेंट को, बचा उनका बहुत सारा पैसा जो पहले लीकेज हो जाता था, ठीक है। जैसे एलपीजी सब्सिडी के थ्रू जो पैसा आता था, ठीक है, उसमें बहुत बचत हुआ। तो उसी तरह से लीकेज ना हो, एक फुल प्रूफ प्लान हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स देना चाहती हैं किसी पर्टिकुलर रीज़न से, तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% लोग कवर हो जाएंगे इसके थ्रू, लेकिन बहुत हद तक लोग कवर हो जाएंगे, और जो सही लोग होंगे उन तक वो बेनिफिट्स पहुँच पाएगा। तो गवर्नमेंट का मोटो यही है, ठीक है। उद्देश्य जो उनका है, पहला तो ये है कि एक ऑल इंडिया लेवल पे एक यूनिवर्सल कार्ड बन जाए, ठीक है। कभी कोई आपदा की स्थिति हो, यानी पैंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ डीबीटी के माध्यम से लोगों तक कुछ सहायता राशि पहुंचा सके, ठीक है। अगर कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम गवर्नमेंट चलाना चाहे, सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, वो अगर देना चाहे तो उसमें उनको सहायक हो ये चीज़, ठीक है। या फिर जो श्रमिक हैं, लेबरर्स हैं, मैकेनिक हैं, उन लोगों को अगर कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहे गवर्नमेंट, उनका कौशल विकास योजना उनके लिए चलाना चाहे, तो उसके लिए उनके पास एक डेटाबेस हो, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया ई श्रम पोर्टल पे, तो आपको बार बार उसको, आपके रजिस्ट्रेशन को अपडेट करने की, ठीक है, चेंज करने की, बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं ई श्रम कार्ड बनवाने का, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ये जो नीचे एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है,
eShram.gov.in, यही मेन वेबसाइट है ई-श्रम का, ई-श्रम पोर्टल का, जहाँ पे ई-श्रम कार्ड आप बना सकते हैं। उसके लिए यही वेबसाइट है, ठीक है। इसी पे क्लिक करके आपको आगे ई-श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये किस मंत्रालय के थ्रू स्टार्ट हुई है? तो वो भारत सरकार का मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखिए ये उसका होम पेज है उस मंत्रालय के। जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जो वेबसाइट मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। ये जो ऊपर आप फ़ोटो देख रहे हैं ये है ई-श्रम पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे आपको ई-श्रम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। और यहीं पे राइट दाहिने तरफ नीचे में आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो अगर कोई अपना डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। अब आते हैं कि ई-श्रम के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ई-श्रम के रजिस्ट्रेशन का 3 तरीका है। सबसे पहले तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं या आपके घर में कोई, आपके परिवार के कोई सदस्य रखते हैं, तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं, जहाँ पे ज़्यादातर सरकारी योजनाओं से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन देना होता है, कुछ अपडेट करना होता है, तो आपको पता है कॉमन सर्विस सेंटर जाना होता है, उनके थ्रू भी कर सकते हैं। या बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में या सब डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेज़ में भी ये सुविधा दी है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। और देखिए आगे आते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है? 26 अगस्त 2021 से ये रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और कुछ सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए ये जो मैंने आपको फर्स्ट पेज दिखाया था, ठीक है, ई-श्रम पोर्टल का, जो मिनिस्ट्री ई-श्रम पोर्टल का जो फर्स्ट फ़ोटो है। जब इस आप वेबसाइट पे जाएंगे तो दाहिनी तरफ मैंने आपको कहा कि आप रजिस्टर ऑन ई-श्रम का ऑप्शन मिलता है आपको नीचे, ये 2 जो मिनिस्टर्स हैं हमारे उनके फ़ोटो के नीचे, ठीक है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे। ये जो आपका पेज है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल के और आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं ई-श्रम के बारे में क्या है। तो हु कैन रजिस्टर इन ई-श्रम, मतलब ई-श्रम पोर्टल पे कौन कौन लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्या बेसिक क्राइटेरिया है उसके लिए। तो देखिए पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होने चाहिए, मतलब आप ऐसे वर्कर होने चाहिए जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैंने आपको ऊपर समझाया कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है, ठीक है। दूसरा है आपका एज, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 16 to 59, मतलब 16 से लेकर 59 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि आप EPFO या ESIC, मतलब PF ऑफिस जो होता है, EPFO ESIC होता है ग्रुप इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का होता है, या फिर गवर्नमेंट द्वारा फंडेड NPS अकाउंट आपके पास नहीं होना चाहिए। प्राइवेटली अगर आपने NPS अकाउंट खोल रखा है तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो उसमें गवर्नमेंट फंडेड वो अगर है, या आप EPFO या ESIC के मेंबर हैं, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। यानी ये 3 कंडीशन आपको फॉलो करना है, ठीक है। आगे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, मतलब असंगठित श्रमिक कौन कौन है, ठीक है। तो वैसे सारे लोग जो होम बेस्ड वर्कर हैं, मतलब घर से कुछ काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद से आधारित कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, या जो मजदूरी करते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हैं लेकिन आप ESIC या EPFO के मेंबर नहीं हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, तो आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, असंगठित श्रमिक हैं। यहाँ पे ये कुछ लिस्ट दिया हुआ है, नीचे आप इस फ़ोटो में देखेंगे तो पॉइंट वाइज कुछ लिस्ट दिया हुआ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का।
लेकिन सिर्फ यही लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी और समय आगे उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन और सारे लोग इसमें आ सकते हैं। ये एक कॉमन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स किस किस फील्ड में काम करते हैं उसका एक लिस्ट है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो पहला तो है आधार नंबर, आपका आधार कार्ड तो बिल्कुल चाहिए आपको। दूसरा, अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आएगा। क्योंकि घर से आप बायोमेट्रिक यानी अपने उंगली का आपके फिंगर्स का जो मैचिंग होता है वो नॉर्मली आप घर से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका आधार नंबर आपके अगर मोबाइल से जुड़ा हुआ रहेगा तो उस पर OTP आएगा और वेरिफिकेशन होके आगे आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो पहला है आपका आधार नंबर होना चाहिए, दूसरा आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए, और तीसरा आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए विथ IFSC कोड, ठीक है। अगर उस अकाउंट में आधार जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 चीज़ है, आधार नंबर, बैंक अकाउंट का डिटेल, ठीक है, और आपका आधार नंबर आपके मोबाइल से जुड़ा होना चाहिए अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू कर रहे हैं तो अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से नहीं जुड़ा हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि अब क्योंकि सारी जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट, सबका जो पैसा आता है वो DBT के थ्रू आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो उसमें आपका 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका बैंक अकाउंट, उसमें भी आधार अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका आधार नंबर, और तीसरा आपका मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर भी आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। मतलब ये तीनों चीज़ आपस में जुड़ा होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट, आधार नंबर, मोबाइल। तभी आपको DBT से जो भी आपको फ़ायदा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके पास जनधन खाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उस खाते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नया खाता खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या, असंगठित क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसा कोई भी संस्थान, ठीक है, जहाँ पे किसी भी तरह की वस्तु का प्रोडक्शन मतलब उत्पाद हो रहा है, ठीक है, या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है वो संस्थान, और उसमें अगर 10 से कम कर्मचारी है, 10 से कम एम्प्लॉयज़, अगर 10 से ज़्यादा होगा तो उसको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। लेकिन अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने कोई संस्थान खोल रखा है जहाँ पे आप कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कोई सेवा क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, और आपके यहाँ अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में गिना जाएगा और आपको उसके लिए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें 10 से कम कर्मचारी होंगे, और वो वैसे जो संस्थान है वो ESIC या EPFO से कवर नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक टर्म यहाँ पे आता है NCO। तो NCO है क्या? तो NCO का फुल फॉर्म है नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब आप क्या काम कर रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो उसका क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक कोडिंग किया। आप यहाँ देखिए इस टेबल में, पहला सीरियल नंबर, दूसरा NCO कोड है, तीसरा सेक्टर का नाम है, मतलब किस सेक्टर से वो रिलेटेड है, तीसरा फैमिली, मतलब उस सेक्टर का एक ये सब सेक्टर हो गया, और उसमें भी आपका जॉब रोल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब उस सब सेक्टर में आप क्या काम करते हैं। तो ये इस तरह का एक लिस्ट है, और ऐसा आपको 359 टोटल लिस्ट मिलेगा, ठीक है। और ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो एक बार आप देख लीजिए ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा। आप जो ये रजिस्ट्रेशन का पेज देख रहे हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे जो ये रेड कलर से 3 लाइन लिखा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं क्लिक हियर एक जगह है, क्लिक हियर टू व्यू PDF। आप जब यहाँ पे जाएंगे, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF फाइल खुलेगा, और उस PDF फाइल में टोटल 359 लिस्ट है ऐसा, ठीक है, जिसमें NCO कोड मिलेगा, आपको सेक्टर का नाम मिलेगा, फैमिली नेम यानी एक तरह से सब सेक्टर का नाम, और दूसरा जॉब रोल या ऑक्यूपेशन। इसी में से आपको आप क्या काम कर रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, जिससे कि आप अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और ये एक तरह का एलिजिबिलिटी भी है, मतलब आप इस लिस्ट में देख लीजिए, अगर
इस 359 चीज़ों में से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। अब आते हैं यूएएन क्या है। तो देखिए यूएएन का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जैसे कि आपका आधार है वो भी एक यूनिवर्सल आपके आपका पहचान पत्र है, ठीक है। उसी तरह से ये जो है जब ई श्रम कार्ड आप बनाएंगे तो आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा 12 डिजिट का, ठीक है। आप ये कार्ड देखिए, नीचे एक सैम्पल कार्ड आपको दिया हुआ है, नीचे आप देखेंगे इस कार्ड के नीचे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जैसे आप आधार में देखते हैं 12 डिजिट का आपको एक नंबर मिलता है, उसी तरह से ई श्रम कार्ड में भी आपको 12 नंबर का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है, ठीक है। और ये हर आदमी के लिए यूनिक रहेगा, ठीक है। 2 लोगों का यूएएन नंबर मैच नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये परमानेंट नंबर है, इसमें आगे कोई बदलाव नहीं हो सकता। मतलब आप ई श्रम पोर्टल पे जो भी डिटेल डाल रहे हैं, ठीक है, एक बार आपका जब यूएएन नंबर जनरेट हो जाएगा तो यूएएन नंबर नहीं बदलेगा, ठीक है। आप बाकी कुछ अपडेशन उस पर कर सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो बाद में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में अपडेट करने का अलाउ किया गया है, लेकिन नंबर आपका यूएएन नंबर यही रहेगा। जैसे आधार नंबर में आप आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाते हैं तो अपडेट तो होता है, लेकिन आपका आधार नंबर कभी नहीं बदलता है। तो आपके लाइफ टाइम के लिए आपका यूएएन नंबर यही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, आर देयर एनी इनकम क्राइटेरिया। कोई इनकम क्राइटेरिया है क्या इसके लिए कार्ड बनाने के लिए? तो नहीं, इसके लिए अभी कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है और आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट भी अभी अपलोड नहीं करना है। लेकिन आप इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, किसी तरह का इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आगे आते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विल गेट व्हेन ही और शी रजिस्टर्स ऑन ई श्रम पोर्टल। देखिए अब ये मेन पॉइंट है जिसके बारे में सब लोग चिंतित रहते हैं कि हमको फ़ायदा क्या होगा ई श्रम कार्ड बनवा के। तो देखिए आपको कोई मतलब एज सच कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स लगातार नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये मत सोचिए कि आपको मंथली कोई इनकम मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। वो कब हो सकता है? जब किसी तरह का कोई आपदा आ जाता है, तब इस डेटा का यूज़ करके राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपको कुछ भत्ता, गुजारा भत्ता दे सकती है, ठीक है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए, जैसा सिचुएशन हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको हर महीने कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने वाला है, उसकी संभावना बहुत कम है। फ़ायदा क्या होगा? तो आपको पहले साल 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की तरफ से। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मतलब खुदा ना खास्ता अगर आपका डेथ हो जाता है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, और अगर आपका मेजर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, ठीक है। पहले साल का जो इंश्योरेंस होगा उसका प्रीमियम गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से इसका प्रीमियम आपके अकाउंट से कटेगा अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप नहीं चाहेंगे तो रिन्यूअल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई मंथली मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर फ़ायदा कहाँ होगा? अगर भविष्य में सरकार कोई सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा योजना लेकर आती है तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। मैंने बताया आपदा के समय अगर कोई मॉनेटरी बेनिफिट सरकार देना चाहे तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। अब ये देखिए ये सब लाभ के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है कि आखिर ई श्रम कार्ड बनवाने का या पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाने का पोर्टल पे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको मैंने वो समझा भी दिया है। नेक्स्ट आते हैं, आर फार्मर्स एलिजिबल टू रजिस्टर ऑन ई श्रम पोर्टल। क्या किसान भी इस पे रजिस्टर करके ई श्रम पोर्टल पे ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं? तो देखिए जो खेतीहर मजदूर हैं, जो खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर ऐसे किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वही इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे किसान जिनकी अपनी भूमि है, ज़मीन है, ठीक है, वो इस पे रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। उनके लिए अलग से, आपको पता है किसान सम्मान निधि योजना चल रहा है पिछले 2 साल से, 2-2.5 साल से, तो वो वहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास किसान है और आपके पास ज़मीन है, अपनी ज़मीन है, तो आप इस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ खेतीहर मजदूर या ऐसे किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है वो इस पे रजिस्टर कर सकते हैं।
क्या ई श्रम रजिस्ट्रेशन का कोई लास्ट डेट है? तो नहीं, फ़िलहाल कोई लास्ट डेट नहीं है। 26 अगस्त 2021 से शुरू हुआ और अभी भी जारी है। अभी तक कोई इसके लिए लास्ट डेट नहीं है, ठीक है। और 24 घंटे वेबसाइट खुला रहता है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियल, मॉनेटरी या कैश बेनिफिट होता है क्या ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन से? तो नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपको पहले साल मैंने आपको बताया 2 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा आपका, जिसका प्रीमियम सरकार पे करेगी। अगले साल से इसका प्रीमियम अगर आप चाहें तो आप रिन्यूअल करवा सकते हैं, आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। और इसका फ़ायदा आपको तब मिल सकता है जब किसी तरह का आपदा आए, जैसे कोरोना वायरस के टाइम में आया था, तब सरकार आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे सकती है। अच्छा, अब आप ई श्रम पोर्टल पे अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो क्या ये डेटा क्रॉस चेक किया जाएगा EPFO, ESIC या टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा? तो हाँ, समय समय पर इस डेटा को क्रॉस चेक किया जाएगा EPFO के द्वारा, ESIC के द्वारा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, कि कहीं ऐसे लोग भी तो इसमें शामिल नहीं हो गए हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लिए हैं जिनका अकाउंट है EPFO में या ESIC में, या फिर जो टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स रिटर्न या टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। क्या इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है? तो नहीं, इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड, हालांकि वहाँ पे ऑप्शन आता है इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का, एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने का, या आप कौन सा ऑक्यूपेशन क्या काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट अपलोड करने का, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो वो ज़रूरत नहीं है। क्या आपको कोई डेट ऑफ बर्थ या इनकम की प्रूफ देने की ज़रूरत है? तो नहीं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ का तो आपका जैसे ही आपने आधार डाला तो वहाँ से वो मैच हो जाएगा, ठीक है। आपका फ़ोटो भी वहाँ से मैच हो जाएगा या वहीं से डेटा आ जाता है, तो वो तो हो जाएगा। इनकम के लिए आपको अभी कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। विल देयर बी एनी डिडक्शन फ्रॉम वर्कर्स बैंक अकाउंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन? क्या रजिस्ट्रेशन के बाद जो मेंबर है या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनके बैंक अकाउंट से कोई पैसा भी कटेगा? तो नहीं, ऐसा कोई भी पैसा नहीं कटने वाला है। क्या आपको कोई चार्ज भी देना पड़ेगा ई श्रम पे रजिस्ट्रेशन के लिए? तो नहीं, ये बिल्कुल ही फ्री है। आप अगर कॉमन सर्विस सेंटर से भी करवाते हैं तो उनको भी ये काम फ्री में करना है, ठीक है। तो ये आपका ई श्रम कार्ड से रिलेटेड या ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है, ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई भ्रांति है, कोई र्यूमर है, तो वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इससे भविष्य में क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ों को मैंने थोड़ा क्लैरिफाई करने का कोशिश किया है अपने इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आपके जो कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।